इस कंपाउंड में मेरे पास दो टाइप के डिफरेंट कार्बन है और इसका जब आप कार्बन 13 NMR अगर कहीं ग्राफ नजर भी आएगा तो वही एब्जॉर्प्शन, शिफ्ट और फील्ड, इसमें जो शिफ्ट की वैल्यूज हैं वो HNMR से बहुत फर्क है। HNMR में जो मैग्नेटिक शिफ्ट की वैल्यूज हैं केमिकल शिफ्ट की वो 0 to 10 रेंज करती हैं, इसमें दे आर मच लार्जर वैल्यूज। और अगेन आपको बीच में जो CdCl3 हम सॉल्वेंट यूज करते हैं उसकी पीक समटाइम वो दिखाते हैं, समटाइम नहीं दिखाते। तो अगर इस कंपाउंड का एक किसी भी XYZ कंपाउंड का मुझे कार्बन 13 ग्राफ मिला और उसमें दो पीक्स नजर आ रही हैं तो इट सिंपली टेल्स मी दैट दिस कंपाउंड हैज टू टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन इट, राइट। फिर जब क्वेश्चन में कार्बन 13 आएगा तो ईयरली पेपर करने के लिए 2022 तक आप लोग डेटा बुकलेट यूज करेंगे, राइट। उस दिन भी मैंने ये पॉइंट आउट की थी चीज, मैं फिर दिखा देता हूँ। कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज वो मैं PDF करना उसका भूल गया। मैंने कहा पॉलीमर से स्टार्ट करने के, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे HNMR के मेनली। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो कार्बन 13 NMR तो आपने फिर डेटा बुकलेट का ये वाला पेज ओपन कर लेना है। ये वाला देखें, ये पेज एक टेबल HNMR का है और एक टेबल बना हुआ है कार्बन 13 NMR का, ठीक है। और इनमें सारों में यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप्स और उनके सामने केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज गिवन है और इधर कार्बन 13 की भी उन्होंने केमिकल शिफ्ट और उसकी वैल्यूज दी हुई है। सो as when you're asked to describe the compound through the chemical shift values तो फिर आपने ये यूज करना है। वैसे तो कार्बन 13 के केस में बहुत ही कम रिक्वायर्ड। तो इसमें we have two types of carbon। अब अगर कुछ और एग्जांपल्स में इधर ऐड करता हूँ वो आप ट्राई करें। दैट्स अ कीटोन। अब हम ग्राफ्स वगैरह कोई स्केचिंग नहीं कर रहे, मेनली हमने टाइप्स ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करनी। इसमें भी देखें ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों एक टाइप है, ये सेकंड है। आई रिपीट के कार्बन 13 के केस में आपने सारा फोकस कार्बन पे करना है, लेकिन ये नहीं करना कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं आप उसको इग्नोर ही कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन आपने सारे देखने। तो दिस वन ऑल्सो हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन इट। जल्दी के बगैर बताना है, इस कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स डू यू सी? Yes, please. 4 or 5 or 3? Or good. These two methyl groups are same. Their environment is same. Like this methyl is attached with CH3. This is attached with CH3, and so on. This CH is different carbon because it's attached with 2 methyl and CO, right? फिर ये तो कीटोन कार्बन है, क्लियरली डिफरेंट है इसके साथ। और कंपैरिजन कंफ्यूजन तो आपको CH3 CH2 टाइप में होती है ना। तो ये थर्ड और ये वाला मिथाइल इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू मिथाइल, राइट, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन कार्बन के साथ अटैच है। उस टेबल में एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद कीटोन कार्बन डिफरेंट शिफ्ट पे पेयर होगा एंड कार्बन अटैच्ड विद मल्टीपल R ग्रुप्स साइड चेन, ये इसकी शिफ्ट वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये फर्क है। So obviously this one is like the fourth carbon. So when the NMR of this compound will be run, we will have a different 4 peaks appearing on that, right? By the way, do we see any chiral carbon? आपको पता ऑर्गेनिक में ये भी पूछते रहते हैं आपसे बार बार, वो chirality और सर्कल कर दें, सर्कल कर दें। Is there any chiral carbon in this compound? There is no chiral carbon in this compound, right? Even if you considering this one, डबल बॉन्ड वाला तो कभी chiral नहीं होता। तो ये इसके साथ तो दो मिथाइल ही अटैच हैं, ठीक है। Will this compound show any cis trans isomers? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना मस्ट है और उसके साथ भी डबल बॉन्ड के कार्बन्स पे दो डिफरेंट ग्रुप्स होने मस्ट हैं, तो सिस ट्रांस में नहीं बना सकता। बट कैन वी गेट अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दिस? अ लॉट ऑफ देम, राइट। इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा? हाँ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपने उसको एल्डिहाइड बना देना, कीटोन को एल्डिहाइड
एल्डिहाइड को कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर्स, वाइस वर्सा, और अल्कोहल्स को ईथर्स, राइट, और साइक्लोएल्केन्स को एल्कीन्स। तो ये मतलब साथ साथ इन चीजों को भी रिकैप करें। Now try and figure out the different types of carbons in this compound even. ठीक, देखिए अगर इस तरह मुश्किल लगे तो बेस्ट क्या होगा कि आप इसको ओपन कर लें, ठीक है, एग्जाम में कि कम टाइम वेस्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस फिर घर पे इतनी कर लें कि डायरेक्ट ही हो जाए। 2 3 4 3, yes 3 is correct, good, दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कीटोन अगेन। चल अगेन सबके लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। So there are like 3 methyl attached with this carbon, so it's like CH3 thrice. That's attached with ketone carbon, and then we have the same situation on the right hand side. So all these 3 methyls are same and they are actually identical to these 3. So all these 6 methyl will be one type. एक ही जैसे है ना, ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, और ये थर्ड है। ये इनफैक्ट पास पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है apparently, but it will simply form 3 peaks on the graph for carbon 13. By the way, अगर इसका HNMR रन करते तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स आपको नजर आते हैं इसमें? How many different type of hydrogens? One type. Good, interesting. And what quality of peak, type of peak will that be HNMR में इसकी? सिंगलेट, डुप्लेट, ट्रिपलेट क्या बनेगा, क्वार्टेट क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन नहीं है, दो हाइड्रोजन जी प्लीज। दो हाइड्रोजन है, ट्रिपलेट बनेगा नहीं, आप लोगों ने पहला आंसर ठीक दिया है। इस कंपाउंड में एक ही टाइप के हाइड्रोजन है सारे। अब मैंने पूछ लिया टाइप ऑफ पीक, वो जो एक ही टाइप। आप क्या कह रहे हो? सिंगलेट। आयशा ने सबसे पहले यू सेड सिंगलेट। टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपने बताया था, यू गिव करेक्ट आंसर, यस। इसकी बेटा सिंगलेट बनेगी। कितने हाइड्रोजन है देखो इधर, 9 + 9 18 हाइड्रोजन, तो जस्ट वन पीक सिंगलेट। क्यों? बिकॉज ये मिथाइल की पीक ये कार्बन डिसाइड करेगा, इसकी ये सारे तीनों मिथाइल की ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन के प्रोटॉन डिसाइड करेंगे ना, तो उस बेचारे के पास तो हाइट वो अलग बात है, हमारा उसे इनफैक्ट इसकी पीक टीएमएस से भी बड़ी हो जाएगी, बट हाइट के साथ कंपैरिजन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आई मीन इफ यू सी अ सिंगलेट एंड 18 written on top, that would indicate 18 protons in one type of environment. But singlet, लेकिन सर याद रखने के लिए क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिंगलेट होगा या फिर वो पीक इंक्रीज होगा। नहीं देखें, हाइट ऑफ पीक की तरफ मैं तो आपको लेके नहीं जाऊंगा, टाइप ऑफ पीक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें बड़ा कॉमन ही कंफ्यूजन और डाउट है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं समहाउ कि इन सब की पीक इस कार्बन ने डिसाइड करनी थी। तो इसमें जो मिस्टेक हमें नजर आती है वो सिंगलेट और क्वार्टेट। आई मीन द कॉमन इनकरेक्ट आंसर इज क्वार्टेट, वो CH3 की वजह से। 3 हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन, तो इन्हीं को देखते रहते हैं, वो क्वार्टेट बना रहा होता है, इसकी क्वार्टेट नहीं बनेगी। अच्छा, कार्बन 13 में मोर देन दीज कंपाउंड्स यू गेट एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाले, तो उनकी 2-3 एग्जांपल्स यहाँ ऐड कर लेंगे। डबल बॉन्ड शो करेगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अगर आप कार्बन 13 NMR कर रहे हो फिर तो हर एक कार्बन पीक बनाएगा, जब आप HNMR कर रहे हो तो फिर कार्बन का कोई काम नहीं है उसमें। कार्बन 13 में कार्बन डबल बॉन्ड वाला बनाएगा पीक, क्यों नहीं बनाएगा?
नहीं नहीं, डबल बॉन्ड की वजह से तो सिस ट्रांस आइसोमर बनता है ना। नहीं कर सकता जिस स्पिन की आप बात कर रहे हो ना वो डिफरेंट है, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना अलग बात है, वो पूरा कार्बन एटम्स फ्लिप करना चाहिए। तो हम तो न्यूक्लियस की स्पिन बात करते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, वो अलग चीज। तो जनाब एरोमेटिक कंपाउंड में ओपनिंग करेंगे बेंजीन से। अगर कार्बन 13 NMR आपने किया बेंजीन का, तो कितनी टाइप ऑफ कार्बन है? वन, गुड, इजी। यानी कुछ भी नहीं, ये आसान है। कार्बन 13 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस कंपाउंड में टोल्यूइन मिथाइल बेंजीन है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स डू यू सी? जल्दी नहीं करनी है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, क्योंकि दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ आई वुड से नॉटी कंपाउंड, छोटे होते हैं लेकिन बहुत पीक्स बना देते हैं। अब मैं आपको हेल्प करने के लिए इसको ओपन कर देता हूँ इधर, क्योंकि ये मुझे बार बार करना पड़ेगा। टाइप ऑफ कार्बन हम ढूंढ, डिफरेंट टाइप। तो देखें घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरह से, बजाय इसके कि उधर ही आप उस पर अपना दिमाग लगाते रहे, जल्दी से उसको रफ में ओपन कर लें, पेपर में भी करें जरूर, फिर मिस्टेक का चांस कम होगा। सो दिस इज दैट कंपाउंड एक्चुअली। आप इसको देख के बताएं कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है इसमें? 3। So this carbon is different one, clearly different CH3 है. This carbon does not have any hydrogen on it, 2. And then these two CH groups are same. All these three are same. 4. पहले 4 तो लिख लूं, भूल ना जाऊं। इन तीनों अब देखो दे आप दोनों हाँ देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि CH की क्या इन्वायरमेंट है, तो this CH is attached with CCH3 perhaps, right? इसकी क्या इन्वायरमेंट है? दिस CH is attached with CCH3। ये क्या बात है? हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन वाली तो बात है, नेचर ने मार और चीज है। आप देखो ये आप लोग सिर्फ ये देख रहे हो कि ये CH है, इधर इधर आप इसमें ये देख रहे हो कि ये CH है, ये भी CH है, नहीं, इस CH के लेफ्ट साइड पे जस्ट कार्बन है और राइट साइड पे CH है, इस तरह देख लो। इस CH की दोनों साइड पे CH है और इस CH के दोनों साइड्स पे CH है, इस CH की दोनों साइड्स पे CH है, तो 1 2 3 ये तो एक जैसे हो गए। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला CH और ये सेम है, क्योंकि इस CH की एक साइड पे CH है बट एक साइड पे जस्ट C है, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो मिथाइल बेंजीन की एक कार्बन 13 NMR पे 4 पीक्स अपीयर होंगी, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, राइट। अब इसका एक भाई है वो बना देता हूँ, डायमिथाइल बेंजीन। ये ले, जी जी क्या करूँ? हाँ जी बिल्कुल, मुझे पता है ये करना ही पड़ेगा, वो वाला इस पे है ना, ये कह रही हूँ। चलो मैं बना देता हूँ ये। अब जो मैंने सेकंड कंपाउंड ड्रॉ किया ये है, नंबर में मिटा देता हूँ ना, ये तो आसान है अब। जी प्लीज। This methyl and this methyl they're same, right? So both these two 1. ये और ये कार्बन सेम है, जी प्लीज। हाँ आधे में काट के देख लें, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल कंपाउंड, यू कैन परहैप्स डू इट हियर। और फिर 1 2 3 4 ये सारे CH सेम है,
देखो अब इस CH की अगर मैं आपसे एनवायरनमेंट पूछूं क्या है तो आप कहोगे दिस CH इज अटैच्ड विद CCH, ये CH अटैच है विद CCH, सेम गोज फॉर दिस अटैच्ड विद CCH सब। अब ये तीनों चारों CH बीच में एक जैसे हैं, तो इसकी हमें ग्राफ पे 3 पीक्स नजर आएंगी। अब ये एक्चुअली इसके साथ एक और पोजिशनल आइसोमर एग्जामिनर ने मांगा हुआ है, सो इट सेड के इसकी तो आपने कार्बन बता दिए, बट उसने कहा कि इसका एक पोजिशनल आइसोमर सजेस्ट करे which forms different number of peaks on the graph। इसका क्या पोजिशनल आइसोमर सोच के बताएंगे उसको आप? बहुत इजी है, मतलब आपने इसका पोजिशनल आइसोमर ऐसा बताना है जैसे उसकी जो नंबर ऑफ पीक्स हैं वो 3 से चेंज हो जाए उसका। तो आप क्या करें कि मिथाइल एक तो उधर ही रहने दें और उसकी सिमेट्री खत्म कर दें, एटलीस्ट इधर लगा दें। उसके अलावा तो मैं 3 पे लगा सकता था बस, तो परहैप्स दोनों केस में चेंज हो जाएगा। इस केस में ये कार्बन एक जैसे हैं, these two are same। तो क्या बीच का रिंग टूट जाएगा? क्यों? ये सिस्टम चलेगा। ये बिल्कुल फ्रेडल क्राफ्ट वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसका मतलब है कि बेंजीन के जितने भी रिएक्शन हमने कराए, जब भी मैंने कोई ब्रांच लगाई तो रिंग गायब कर दूं? नहीं, हाइड्रोजन तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका हाइड्रोजन भी निकला, इसका हाइड्रोजन भी निकला अपने टाइम पे। देखो जब इसका रिएक्शन हो रहा था, सपोज एक मिथाइल अगर लगा हुआ है और एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से अटैच हुआ हुआ, हाँ, तो बस ये अब तो रिएक्शन इधर हो रहा है इसका, तो इससे काम ही कोई नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो रिंग तो वापस आएगा। आप देखो बेंजीन के ऊपर सारे हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 6 ब्रोमीन, हेक्सा ब्रोमोबेंजीन, रिंग स्टिल इंटैक्ट होगा, उसका हाइड्रोजन निकले हैं, बस सब्स्टिट्यूशन हुई है। जब रिंग गायब होगा फिर तो वो एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन हम पढ़ाते ही नहीं है, सो हाइड्रोजनेशन कभी कभी नजर आएगा। अच्छा देखें इसमें नहीं, पाई बॉन्ड तो ये वाला वो तो सिंपल एल्केन भी मुश्किल से दिखाते हैं, तो बेंजीन तो बहुत दूर दूर तक उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाईली मूविंग है, शिफ्टिंग है। अच्छा देखें ये दोनों कार्बन एक जैसे, ये दोनों एक जैसे 2, और ये और ये कार्बन सेम 3, और ये तीनों एक दोनों एक जैसे 4। बाकी अगर आपने इसको इस तरह से फिर बना के देखना है तो बना लें। देखें इस CH की क्या एनवायरनमेंट है, इस CH के साथ C और CH है, इसके साथ भी CH है, और इस CH के साथ CH, इसके साथ CH। तो ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे। 4 पीक्स आएंगे, उसकी 3 आई थी, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ, क्योंकि अभी हमने आगे भी वो दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैं चाह रहा हूँ मैं पॉलीमर्स का हेडिंग दे दूं। पॉलीमर शुरू कर लेते हैं, पॉलीमर्स का हफ्ता तो लग ही जाता है, 3-4 दिन तो लगेंगे। क्या हुआ नहीं? सारी सारी की प्लानिंग बना रहे हैं आप, फिर इफ्तारी की क्यों? आज कल रोजा है ना, फिर शेल गैस में से क्या निकालना है? शेल गैस, शेल गैस इट्स लाइक नेचुरल गैस अंडर द ग्राउंड एंड यू गेट इट ऑल। किस क्या निकालना है क्या उसमें से? CO2 उसमें से कैसे निकालना है? देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस टू डू दैट, डिपेंड्स। दो बताओ आप उसको पूरी गैस को पास कर, अगर आपने अगर तो CO2 को गायब करना है, आई मीन यू डोंट वांट टू कलेक्ट इट, तो आप उसको एब्जॉर्बर से निकाल दें, अल्कलाइन एब्जॉर्बर से, बेस है जैसे, हाँ NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकाल दें, और
क्या मतलब? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, देखिए ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कलेक्शन ऑफ गैसेस का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जब आपकी गैसेस का मिक्सचर जो है उसमें अगर एसिडिक प्लस बेसिक प्लस न्यूट्रल गैसेस सारी इकट्ठी, एंड योर टारगेट इज टू रिमूव एसिडिक गैस, तो आपने उसको पास करना है फ्रॉम एल्कलाइन मीडियम। उसके लिए टिपिकली हम सॉलिड पोरस मीडियम लेते हैं सॉल्यूशन की जगह, कैल्शियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस सॉल्ट्स लेते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं उनके साथ, या बेस्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लें एल्कली। तो अगर मैं इधर एसिडिक गैस निकालनी है तो मैं NaOH डाल दूंगा, तो ये सारी की सारी इसमें आ गई। ऑब्वियसली उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। और अगर आपने निकालनी है बेसिक गैस, हाँ, तो फिर आप उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से टिपिकली पास करते हैं, जो अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, उसमें से उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, तो एंड पे आपके पास न्यूट्रल गैस बच जाएगी। इतना खौफनाक मिक्सचर मिलता ही नहीं है वैसे, ये सारी गैसें इकट्ठी हुई। हम वही बात है कि आप रिएजेंट्स बता सकते हैं, अल्कलाइन के साथ कोई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बता सकते हैं। जो CO2 है ना, वो तो उसका तो टेम्परेचर भी लो है, उसको आप ड्राई आइस में चेंज कर सकते हैं -15 पे आराम से। तो मिक्सचर को आप ठंडा कर दें तो -15 पे ड्राई आइस जो आग बुझाने के लिए यूज होती है वो सारी CO2 है। तो ये तो लो 15 -15 20 आराम से अचीव हो जाता है, उससे भी निकाल सकते हैं इसको। बाकी गैसेस को फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, पहले लिक्विफाई करें फिर टेम्परेचर्स पे अलग कर लें। लेकिन जो कॉमन लैब वाले रिएजेंट्स और तरीके हैं वो यही है, CO2 का -15, लेकिन आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि CO2 कैन बी इजीली टर्न्ड इनटू सॉलिड और लिक्विड एट रिलेटिवली लेस लो टेम्परेचर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपको पता है -180 -186 पे जाके कहीं लिक्विफाई होती हैं, तो वो हम लैब में नहीं कर सकते, लेकिन -20 तक तो लैब के टेम्परेचर आराम से आ जाते हैं। अच्छा देखें, जो पॉलीमर्स है ना, उसकी हेडिंग तो मैंने देनी, ये हमारा टेक्निकली लास्ट चैप्टर है। हाँ जी, क्यों नहीं, P5 का कोई सेपरेट सिलेबस तो है ही नहीं, इसी फ्राइडे से प्रॉब्ली हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह उसको। तो शुरू में हम 2 दिन थर्सडे फ्राइडे करेंगे और फिर P4 के साथ उसका नंबर इक्वल कर देंगे एक दिन में। एक दिन नहीं, मुझे अंदाजा है मॉक की तो तैयारी मुश्किल होगी मेरे लिए कराना आपको, लेकिन ये है कि एक दिन में नहीं हो सकता, इतना भी छोटा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि इट डजंट हैव अ सेपरेट सिलेबस, इज जस्ट लाइक ATP इन O लेवल। तो आप लोगों को तो शायद ATP नहीं हुआ हुआ है? वो तो आसान ही होते हैं, क्वेश्चन तो किए होंगे। तो आप देखें O लेवल का जो ATP है उसका भी कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता, वही टाइट्रेशन, एसिड बेस, गैसेस, आयंस, ये चीज आती है। I mean all the experiments but written theory, obviously high end questions, ग्राफ्स और वो इस तरह की चीजें। पिछले 4-5 साल से तो P5 काफी आसान कर दिया उन्होंने, जब से उन्होंने डिजाइन वाला खत्म ही कर दी। P5 जो है ना, उसमें टिपिकली 30 में से स्टूडेंट 25-6 ले जाते हैं मेजोरिटी शुरू में। अभी जैसे आप मॉक वगैरह दे रहे हैं अगर तैयारी के बगैर, तो 12-13 नंबर आते हैं मेजोरिटी के, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सीरियस होकर बैठ के करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने नहीं देखा कि 20 से कम आए हों किसी के, थोड़ी भी तैयारी की हो अगर, क्योंकि उसका एक सेट पैटर्न है, ग्राफ है, डिजाइन का मेथड है, वो 3-4 क्लासों में समझ आ जाती है चीज उसकी। हाँ, अगर किसी की थ्योरी ठीक नहीं है ना P4, उसके लिए P5 बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी से आता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, पॉलीमर की हेडिंग मैंने दे दी। अभी ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं, तो ग्रुप 2 के कार्बोनेट की जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, हाँ, अब वो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स
इंक्रीज होती है। अब यहाँ आके मसला बनता है ना, अब एक पूरा डिजाइन क्वेश्चन है वो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पे बनाया हुआ है उन्होंने 15 नंबर का। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में वो आपसे कह देगा कि जी जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट अगेंस्ट एमआर, उसको उसके लिए जनरल प्लॉट बना दें, स्केच कर दें। अब वो आप स्ट्रेट बनाते हो इस तरह, ये बनाते हो, ये बनाते हो, स्टेबिलिटी एमआर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन ठीक है, वो तो मैंने हाँ, तो ये ठीक है लाइन। अब एक स्टूडेंट है उसने ये वाली लाइन बनाई है, तो उसका तो आंसर ठीक है इधर, ये है। लेकिन जिसको नहीं पता वो या तो सेम दिखाएगा या वो डिक्रीज करा देगा। अब जिसने सेम और डिक्रीज करा दी उसका एक नंबर इधर कट जाएगा, लेकिन आगे सारा ईसीएफ है। आगे सारा ईसीएफ ये है कि आपने पूरा डिजाइन ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है कि आपका कंक्लूजन एंड तक फिर आपकी स्टेबिलिटी सेम रहे। मतलब ग्राफ में आपने स्टेबिलिटी सेम दिखाई हुई है, लेकिन बाद में आपने एक्सप्लेनेशन ऐसी बताई हुई है उसको जो उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, फिर ज्यादा नंबर कटेंगे। ईसीएफ पूरी तरह से P5 में मिलता है। इनफैक्ट आई मीन दे डोंट penalize स्टूडेंट्स फॉर इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट हियर, द करेक्ट कॉन्सेप्ट इज दिस ऑब्वियसली। तो जिन स्टूडेंट्स के फिर P4 में स्पेशली जो फिजिकल केमिस्ट्री के शुरू के 4 चैप्टर्स है ना, उनमें से बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं P4 में, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी जिनको थ्योरी थोड़ी सही आती है उनके लिए तो P5 आसान है। फिर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, वेरिएबल्स हैं, ये सारा मैं आप लोगों को कराऊंगा डिटेल में। लेकिन जो पॉलीमर्स है ना, इसकी मैंने हेडिंग दे दी, तो आई मीन विल स्टार्ट विद डिटेल। परहैप्स अगर हमने कल एनएमआर के क्वेश्चन किए तो फिर परसों शायद हम पॉलीमर को स्टार्ट करेंगे डिटेल से। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करने से पहले में मैंने बताई थी कि पॉलीमर्स का जो चैप्टर था वो 2 साल पहले तक बहुत ज्यादा डिटेल में था हमारे सिलेबस में। तो अब जब आप पास पेपर कर रहे होंगे तो you'll come across so many polymers which are not in syllabus anymore, right? Now we just have a general concept about polymers left. और अब ये थोड़ा आई वुड से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, इस तरह से कि कोई भी पॉलीमर अननोन आएगा और आपको उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। पहले भी चैलेंजिंग था थोड़ा, लेकिन उसमें ये था कि जो नॉन पॉलीमर्स उनके मोनोमर्स याद करने पड़ते थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस याद करने पड़ते थे, ठीक है ना। तो अब वो उन्होंने चले निकाल दिए, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट रह गए। तो 2-3 पॉइंट्स में बस इधर लिख देता हूँ, फिर आगे डिटेल में स्टार्ट करेंगे। जितने भी पॉलीमर्स हम पढ़ते हैं ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट? एंड polymers are not compounds. Remember, polymers are mixtures. And because polymers are mixtures, they do not have fixed or sharp melting point. ये तो आप लोगों को लेवल में भी पूछते थे शायद वो, कि पॉलीमर्स के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। तो आप बताते हैं बिकॉज दे आर द मिक्सचर्स ऑफ चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। हाँ, एक पॉलीमर मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि कंपाउंड नहीं, मिक्सचर होता है पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर्स आर मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लाइक देयर प्लास्टिक, करंट पास नहीं करते। आई रोट मोस्टली हियर, मीनिंग के A2 में आप कुछ पॉलीमर ऐसे पढ़ेंगे जो करंट पास कर सकते हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ प्लास्टिक दैट कैन पास करंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट। तो ये भी मिथ है कि जी करंट पास नहीं होता इससे, प्लास्टिक से। तो कॉमन प्लास्टिक हमारे लेफ्ट राइट, उनसे तो नहीं होता नो डाउट, लेकिन जिस पॉलीमर से हमने करंट पास करना है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड महंगे वाले पॉलीमर है। We don't need to worry about the common plastic. We can easily touch current with it and touch the polymer itself. So they are mostly insoluble and relatively stable और inert chemically. मतलब एक दफा जब पॉलीमर बन जाए तो वो फिर आराम से रिएक्शंस में जाता है। मतलब हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी, देखिए MER लैटिन में कहते हैं मॉलिक्यूल को,
मर, MER, मर मॉलिक्यूल लैटिन में, तो मोनोमर एक मॉलिक्यूल, डाइमर टू मॉलिक्यूल, polymer many molecules. So a polymer is made from many molecules coming together, right? क्या हो अनिया? लैटिन में मर कहते हैं मॉलिक्यूल को, उर्दू में कुछ हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ड पॉलीमर की मीनिंग क्या है। पॉलीमर इज मेड फ्रॉम मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मोनोमर का भी वर्ड तो आप सुनते हैं ना, डायमर का भी सुनते हैं, तो इट मेक सेंस। मोनोमर एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, पॉलीमर मेनी मॉलिक्यूल, सो मेनी मोनोमर कम टुगेदर टू मेक दिस। चलें बस इधर रोकते हैं, कल प्रॉब्ली हम P5 के उसके सॉरी NMR के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर ये पॉलीमर स्टार्ट हो जाएगा आगे। आज से इसका इंटरफेस ही चेंज हुआ।